हेलो गाइज। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ खिमानंद में। तो आज जीव जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस, तो ये चैप्टर का नाम जीव जगत का वर्गीकरण में हम लेक्चर 3 पढ़े हैं। तो इससे पहले मैंने आपसे बात कर ली थी जीवाणु के प्रकार की। तो लेक्चर 3 में हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा, जिसे बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जिसे बोलते हैं जगत प्रोटिस्टा। ये हमारा लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 ये लास्ट हमारा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा की, जिसमें हमारा आ जाएगा पूरा, इसमें समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था माइक्रोप्लाज्मा क्या है, आपने उसमें पढ़ लिया होगा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा, द किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमारा होता है जगत प्रोटिस्टा। जगत में सभी एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। मतलब ये बात कर रहा है कि जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव और यूकेरियोटिक जीव को रखा गया है। इसमें हमारे जीव प्रोटिस्टा के जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर 1 पे आता है क्राइसोफाइट, फिर आता है डाइनो फ्लैजिलेट, फिर आता है यूग्लिनाइड, फिर आता है अपवक कवक, अप अव अवपंक कवक। ठीक है, फिर आता है प्रोटोजोआ। ये सबसे इसमें से ये लास्ट जो पांचवा है हमारा, सॉरी थोड़े कैमरा लिया, जो हमारा लास्ट है प्रोटोजोआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट क्या होता है? इसके अंतर्गत डाइटम एवं सुनहरे शैवालों को रखा गया। इसमें हम डाइटम की बात, अभी ये डाइटम की भी हम बात करेंगे। जो डाइटम है ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब इनकी बात करें क्राइसोफाइट की। इनका आवास होता है लवणीय एवं अलवणीय में रहते हैं, मतलब जल में। ठीक है, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल क्या होता है? जिसमें हम मतलब जिसमें हल्का हल्का खारा पानी जिसे बोलते हैं, जैसे कि इसमें नमक आया, ऐसे खारा पानी उसे बोलते हैं हम लवणीय जल। अलवणीय जल कैसा होता है? जो मतलब प्योर खाली पानी, प्योर पानी, उसे बोलते हैं अलवणीय जल। अब बात करते हैं डायटम की। अभी इसमें क्या है, इसके अंतर्गत डायटम एवं सुनहरे शैवालों को रखा गया। किसको? क्राइसोफाइट के। ठीक है, डायटम क्या है? डायटम में साबूदाने के समान दोनों ओर से आच्छित कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, ये सबसे आ भी जाता है कि डाइटम क्या है। डाइटम आप बोल सकते हैं, डाइटम में साबूदाने के समान दोनों ओर से आच्छादित कोशिका पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति में हमारी सिलिका पाई जाती है। अब बात करें हम डाइटम, ये आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है, डाइटम मृदा का उपयोग किस चीज़ में है? तो आप बोल सकते हैं कर्णमय होने के कारण इसका उपयोग तेल और सिरप के निस्यंदन तथा पॉलिश के लिए किया जाता है। डाइटम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिरप के निस्यंदन के लिए और पॉलिश के लिए किया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ भी सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है डाइनोफ्लेजिलेट। नंबर 2 है डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, ये है हमारा जगत प्रोटिस्टा का दूसरा, जिसमें हमें वर्गीकृत किया है। तो इसमें क्या आता है, आवास इसका अधिकांश समुद्र में होता है। पोषण स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, मैं बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के कारण हरा, पीला, नीला, भूरा अथवा लाल दिखता है। ठीक है, ये बात कह रहा है कि जब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें हमें जो रंग दिखते हैं वो पीले भी, नीले भी और भूरे और लाल भी दिखते हैं। ठीक है, आप क्या है, डाइनोफ्लेजिलेट क्या है, इसमें कोशिका भित्ति की बाहरी सतह के सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोशिका भित्ति जो हमारे ये साइड साइड से ऐसे कोशिका भित्ति बनी रहती है, ऐसी कोशिका भित्ति बनी रहती है, ये हमारी सेल्यूलोज की बनी रहती है। ठीक है, सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन। अभी हमने ऐसे पिछली वीडियो में हमने ऐसे बात कर ली थी। कोशिका भित्ति जो बाहरी सतह होती है, ये बाहरी सतह है, इसका ये किससे बनी रहती है? हमारी सेल्यूलोज से। अब आता है कि लाल तरंगे क्या है। अब बात होती है लाल तरंगे क्या है। क्वेश्चन आता है, जब लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल रंग दिखने लगता है, उसे हम बोलते हैं लाल तरंग धैर्य, लाल तरंगे। ठीक है, सॉरी धैर्य बोल गया। लाल तरंगे किसे बोलते हैं? जब डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, मतलब कुछ ऐसे गिरावट होती है, विस्फोट होता है, मतलब जैसे बम का विस्फोट होता है ना, वैसे
अगर डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या ज़्यादा हो गई, उसमें विस्फोट हुआ, समुद्र का जो ज़्यादा जल है वो लाल दिखने लगता है, इसे हम बोलते हैं लाल तरंगे। अब आता है नंबर 3 पे यूग्लिनाइट। यूग्लिनाइट क्या होता है? यह स्वच्छ एवं स्थिर जल में पाए जाने वाले जीव हैं। इसमें 2 कसाव होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा एक लंबा कसाव होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होता है। ठीक है, ये तो सब में आता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। अब आता है अपकवक, जिसे हम बात कर रहे थे। यह एक मृतजीवी प्रोटिस्टा है जो सड़ी हुई टहनियों एवं पत्तियों पर पाया जाता है। कवक की बात, हमने कवक की पहले भी बात कर चुकी है, इस बार भी हम कवक की बात कर लेते हैं, जिसे हम फंजाई बोलते हैं। फंजाई, ठीक है, फंजाई क्या है आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। ये मृतजीवी हमारे जीव होते हैं जो हमारे सड़े गले, जैसे कि अगर रोटी मान लो, रोटी पे हमें अगर कुछ मतलब उसे 2-3 दिन के लिए हम ऐसे ही रख दे, उसमें हमारी फंगाई लग जाती है, कवक जिसे बोलते हैं, वो लग जाती है, इसे ही हम बोलते हैं कवक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टहनी एवं पत्तियों पर पाया जाता है। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ कॉन्सेप्ट। अब बात आती है अनुकूल परिस्थितियों में जब भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तब प्रोटिस्टा के जीव आपस में जुड़कर संरचना बना देते हैं, जिसे प्लेज्मोडियम कहते हैं। अब क्या कह रहा है ये? अगर उनकी अनुकूल एक होती है, अभी मैंने पिछली बात करी थी अनुकूल परिस्थितियाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। मैं जब वो प्रचुर मात्रा में अपना अपना भोजन उपलब्ध करते हैं, तब प्रोटिस्टा के जीव आपस में जुड़कर उनकी एक संरचना बना देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे उनकी एक ऐसी लंबी लंबी सी एक संरचना बना देते हैं, जिसे हम प्लेज्मोडियम बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अब बात करने ये आता है अनुकूल परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियों। अब आता है नंबर 4 पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। क्या है? बार एक कोशिकी नहीं बोलूँगा जिसमें एक कोशिका हो, और बहुकोशिकी जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसमें बार बार बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में। ठीक है, फिर सभी प्रोटोजोआ जीव परपोषी होते हैं। अब ये भी हम बात नहीं करेंगे, स्वपोषी, परपोषी, स्वयंपोषी, ये तो हमने बहुत बार बात कर चुके हैं, जो परभद्री या परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ। हाँ, ठीक है, प्रोटोजोआ के भी प्रकार होते हैं, 4 प्रकार से प्रोटोजोआ के प्रकार हैं। ये हमारे हैं कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरी प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बारे में आप बात कर लें। अब आता है हमारा कवक के लक्षण। अब कवक के लक्षण में हमारा आता है, यहाँ पर हम थोड़ा 2 मिनट आपको, अब आता है 7 मिनट की होगी वीडियो, तो कोई ना। कवक के लक्षण, तो कवक के लक्षण में आपका आता है ये बहुकोशिकी, मतलब बहुत सारे कोशिकी, यूकेरियोटिक मतलब स्पष्ट रूप से केंद्रक, मतलब यूकेरियोटिक मतलब होता है स्पष्ट रूप से आपका जो केंद्रक है वो स्पष्ट है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है सर्वव्यापी होते हैं कवक के लक्षण। नंबर 3 पे विषमपोषी होते हैं, हरित लवक नहीं पाया जाता है इसमें, कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता। कवक में पोषण की विधि कैसे होती है? कवक में विषमपोषी पोषण होता है। इसमें पोषण की बात करें, पोषण वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। बात कर रहा है ये हमारे पोषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपना पोषक तत्व को ग्रहण कर रहा है और उसका सही तरह से उपयोग कर रहा है, उससे ऊर्जा मिल रही है उसे। जीवों में 2 तरह से पोषण होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। बार बात नहीं करूँगा इसकी, स्वपोषी विषमपोषी। कवक में विषमपोषी, एक तो परजीवी कवक होता है और एक मृतजीवी कवक होता है। ठीक है, विषमपोषी में हम बात कर रहे हैं 2 तरह के कवक होते हैं। फिर आप नोट लिख लो, कवक अपना भोजन अवशोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। नंबर 2 लिख दो, कवक में भोजन के अवशोषण के लिए चुचकांग, क्या लिख लो, चुस्कांग पाया जाता है। चुस्कांग। अब बात आती है चुस्कांग क्या है? चुस्कांग, ठीक है, चुस्कांग की बात आती है, ये परजीवी में पाई जाने वाली ऐसी विशिष्ट संरचना है जो परपोषी में प्रवेश कर अवशोषण करता है। अब सहजीवी कवक क्या होता है? यहाँ पर सहजीवी कवक की बात करें, अन्य कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, जैसे कि उदाहरण लाइकेन। सहजीवी कवक आप बात कर लें, कभी उदाहरण आ जाता है, एक सहजीवी कवक का उदाहरण दो, लाइकेन आप उसमें लिख सकते हैं। मतलब सहजीवी क्या, एक कवक है, वो दोनों उसमें आपस में अपने साथ सहजीवी मतलब साथ में वो कर ले रहे, मतलब अपनी
दोस्ती बढ़ा दे रहे हैं। सहजीवी अपने साथ दूसरों का भी सहयोग कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सहजीवी। ठीक है, संबंध बना रहे हैं। अब बात आती है हमारी लाइकिन। लाइकिन क्या है? अब लाइकिन हमने थोड़ा डिटेल बता रहे। तो लाइकिन क्या है? लाइकिन शैवाल और कवक, दो दो चीज में डिवाइड किया है, एक तो शैवाल, एक कवक। शैवाल अलग है, कवक अलग है। क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? शैवाल, मतलब लाइकिन शैवाल भी होता है, कवक भी होता है। शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और कवक में नहीं पाया जाता। इसकी जड़ जड़ इसमें जड़ पाया जाता है और उसमें जड़ें नहीं पाई जाती। शैवाल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और कवक क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बनाते। नोट लिख लो, दोनों एक दूसरे के काम चला देते हैं, एक दूसरे के काम चला लेते हैं। अब आता है कवक की संरचना कैसी है। कवक की संरचना तंतुमय होती है, ऐसे धागानुमा जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब बात आती है कवक जाल, जिसे बोलते हैं माइसिलियम। माइसिलियम क्या है? यहाँ पे अगर आपको कभी कभी पेपर में कवक जाल या बोल देते हैं, या माइसिलियम बोल देते हैं, माइसिलियम। अब बात आती है, जब कवक तंतु जाल या समूह के में पाए जाते हैं तो उन्हें कवक जाल कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? जब कवक होते हैं, जब उनकी तंतुमय संरचना होती है, जब वो एक जाल बना लेते हैं, उनके समूह में पाए जाने वाले कवक को ही कवक जाल कहते हैं। याद रखें। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं डायग्राम इसका। डायग्राम कुछ इस तरह से है, इधर से इधर हमारा ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसे हम बोलते हैं कवक जाल, ये साइड से, और ये है हमारा कवक तंतु। याद रखें, कवक तंतु। अब आता है कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवक भोजन संग्रह किससे करते हैं? ग्लाइकोजन से। अब पादप भोजन संग्रह किससे करते हैं? स्टार्च से। आपने स्टार्च क्लास 10th में पढ़ लिया होगा। स्टार्च की विधि से कवक अपना भोजन संग्रह करते हैं। कौन? पादप, कवक तो ना, पादप। कवक किससे करते हैं? ग्लाइकोजेन। अब आता है कवक में जनन किससे होता है? कवक में 3 प्रकार से जनन होता है, कायिक जनन से, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। बार बार इसकी डेफिनेशन आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसमें मैं बता देता हूँ। कायिक जनन किससे होता है? इसमें हम 3 प्रकार से होता है कायिक जनन, खंडन से, मुकुलन से और विखंडन से। और अलैंगिक जनन होता है इसमें चल बीजाणु और अचल बीजाणु से। अब आता है कवकों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में युग्मक का होना आवश्यक होता है। अब बात करें हम कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण हमें 4 तरह से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसियोमाइस्टीज, डाइटीरुमाई, जिसे बोलते हैं शैवालीय कवक, थैली कवक, गदाकार कवक, अपूर्ण कवक। अब बात करते हैं, आपने कवकों का वर्गीकरण कर लिया है 4 उसमें। ठीक है, शैवालीय कवक और थैली कवक और गदाकार कवक और अपूर्ण कवक। अब बात करते हैं पादप जगत। पादप जगत क्या है? लास्ट है पादप जगत। फिर से हम बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत बहुकोशिकीय होता है। अब पादप जगत की बात करें, पादप जगत बहुकोशिकीय होता है, और यूकेरियोटी तथा प्रकाश संश्लेषी जीवों को पादप जगत कहा जाता है। यूकेरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है। यह पादप जगत स्वपोषी होते हैं। पादपों प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अथवा इन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मतलब स्वयं स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं पादप जगत। प्रकाश संश्लेषण के घटक होते हैं CO2, H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। कुछ पादप विषमपोषी भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अमरबेल आपने देखी होगी। अगर आप कुछ पहाड़ इलाकों में अगर आप देखेंगे तो अमरबेल ऐसे दूसरों पे ऐसे अमरबेल होती है ना, जैसे पेड़ों पे ऐसे चढ़ जाती हो यूं। वो भोजन अपना पेड़ से बना लेती है, दूसरे से, मतलब खुद से नहीं, दूसरे पादप से अपना भोजन बना देती है। विषमपोषी होते हैं अमरबेल। एग्जाम्पल आप लिख लें। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पादप है जो विषमपोषी होता है, तो एग्जाम्पल के लिए अमरबेल। अब इसमें कोशिका भित्ति की बात करें, सेल वॉल की, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बार बार यही आ रहा है कि सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की हमारी
हमारी कवकों की किसकी बनी थी? कवकों की, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी है और कवकों की काइटिन से बनी होती है। ठीक है, आता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आप लिख सकते हैं काइटिन से। कोशिका भित्ति पादपों को चारों तरफ से मोटी कड़ी आवरण पाई जाती है। मतलब कोशिका भित्ति जो होती है वो चारों तरफ से मोटी और कड़ी आवरण में पाई जाती है। लास्ट और एंडिंग हमारा ये है जंतु जगत। जंतु जगत क्या है? बहुकोशिकीय और यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी जीव को जंतु जगत कहा जाता है। जगत जगत एनिमोलिया के जीवों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। याद रखना, जंतु जगत में कोशिका भित्ति कोई नहीं पाई जाती। जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जंतु जगत में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब आती है विषाणु बोल रहा था, विषाणु, थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। विषाणु मतलब वायरस मतलब एक वायरस है। जैसे कि आया था एक 2004, हाँ आया था कोरोना वायरस आया था हमारा। इस वायरस से हमारा वायरस शब्द ग्रीक शब्द का रूप है जिसका अर्थ विष है। अब विष मतलब वायरस का अर्थ है विष फैलाना। दमित्री इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू मोजक रोगजनक के रूप में इसे देखा था। किसे? वायरस को, दमित्री इवानोवस्की। बस एंडिंग हो गया है हमारा वायरस का ये, तो आप इसको याद कर लें, दमित्री इवानोवस्की। अब बात आती है डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म। डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर 3। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वनस्पति जगत, चैप्टर नंबर 3, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ज़्यादा हमारा लंबा थोड़ा खींचेगा, बट तब भी उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा जितना हमारे इसने खींचा था। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।